हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इसमें हमारी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपका बुक का नेम है और इसमें ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टर्न पर हमने इसमें यूनिट 1 स्टार्ट की थी हमारी, जो थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स और थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस जब किया था उसमें बताया था कि आपकी 2 पार्ट्स में केमिकल काइनेटिक्स और थ्योरीज को लेकर के। तो इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन कर रहे हैं। तो इसमें देखो लास्ट टाइम पर मैं आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा दूं मैं आपको सारी चीजें। इसमें हमने कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे आपका था इसमें रिएक्शन के बारे में, जैसे फास्ट रिएक्शन कैसी होती हैं, स्लो रिएक्शंस कैसी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्शंस आपके प्रोडक्ट आसानी से बना लेती हैं, या ये कह सकते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजीली बन जाता है, वो रिएक्शंस आपकी आती हैं फास्ट रिएक्शंस में, और ये आपके आयनिक कंपाउंड्स में होती हैं, या ये कह सकते हो उन कंपाउंड्स में होती हैं जिसमें आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। सेकेंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो था आपका स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में वो आते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजीली फॉर्म नहीं हो पाता, वो आपके स्लो रिएक्शंस में आते हैं। या ये कह सकते हो कि इनमें कौन से कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है, इनमें कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है, या फिर क्या बोल सकते हो कि जिनमें आपके आयंस या तो पूरे ना बनते हो या फिर आयंस डिसोसिएट ही ना होते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें डिस्कस किया था हमने, लास्ट टाइम का बता रही हूँ मैं आपको, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी देखा था, जिसमें हमने किस बेसिस पर देखा था मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मैं आपको बताती हूँ। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करते थे। कैसे कि जैसे अगर आपके रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए है, यहाँ से डायरेक्ट बना रहा है प्रोडक्ट P, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 1, तो ये यूनिमोलर होगी। अगर यहाँ से इस तरह से रिएक्शन हो रही है तो ये आपका क्या होंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते जाते हैं, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग रख दे जाती है। अगर आपने एक लास्ट वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आप पहले लास्ट वाला लेक्चर पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आज का स्टार्ट करना। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका। आज हम इसमें बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन की गति, या कह सकते हो क्रिया का वेग या गति। अब देखो यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को लेकर के। कंसंट्रेशन कैसे, उसकी सांद्रता, सांद्रता कह सकते हो या मात्रा। अब देखो एक चीज, ये हमारी रिएक्शन है, मैं इसको बेस मान के चल रही हूँ। यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन गया P या प्रोडक्ट C, जो आपकी मर्जी है वो मान सकते हो। अब देखो यहाँ से हम जब क्या करते हैं, हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं, तो उससे प्रोडक्ट बनने में क्या होता है, एक टाइम खर्च होता है, एक टाइम स्पेंड होता है। या फिर एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको लेकर बताऊं, अगर नींबू पानी बनाना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करते हैं, फिर उसके बाद उसमें सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद उसको कुछ देर घोलने के बाद तब नींबू पानी बनता है ना। ठीक इसी तरह से ये होती हैं, जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, जब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो बीच में कुछ टाइम लेता है। क्या लेता है, बीच में कुछ टाइम लेता है। अब जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा। चेंज किस तरह से, देखो यहाँ पर आपके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तरह से अज्यूम करके चलो, यहाँ पर आपके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट का आपका मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, प्रोडक्ट का मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है। मैं आपको यही चीजें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, छोटी सी एक डेफिनेशन है इसकी, नन्ही सी,
वो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज कैसे होती है, और चेंज होती है तो इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की लिखिए इसमें साथ साथ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन for a given reaction, for a given reaction, for a given reaction can be defined as, can be defined as, defined as the change in, the change in, defined as the change in the concentration of, change in the concentration of, concentration of product or reactant, change in the concentration of product, product और reactant, product and reactant ऐसे लिखिए, product and reactant in a time interval, in a time interval या in a given time interval। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि कोई भी क्रिया कंप्लीट होने में, कोई भी क्रिया पूरी होने में, या ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच जिस टाइम इंटरवल के अंतर्गत आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है, जो आपकी कंसंट्रेशन या सांद्रता या मात्रा चेंज होती है, मात्रा बदलती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, उसी के बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, हम बताते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको फॉर्मूला लिखा रही हूं, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 पॉन T2 माइनस T1। ये मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, बेसिक सा। अब देखो हम इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें अभी देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी नोट डाउन नहीं करना इसको, ठीक है। dt अभी फिलहाल समझो, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो सिर्फ डेफिनेशन लिख लो, लेकिन अभी इन फैक्टर्स को समझना। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर ये बताया है कि किसी भी टाइम इंटरवल के अंतर्गत, किसी भी टाइम के अंतर्गत किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को x से रिप्रेजेंट किया है, आप c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज जो होता है, चेंज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना। चेंज का मतलब क्या है, अरे बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, पहले वाले बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, ये करते हैं ना, यही आपका चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, तो उसके इक्वल होता है ये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, डेफिनेशन आ गई समझ में। अब आप क्या करेंगे, पहले आप डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, ये चीज मैं अभी आपको लिखाऊंगी और इसमें एक फैक्टर और बताऊंगी आपको, लेकिन अगर आपने पहले डेफिनेशन नहीं लिखी वो लिख लो। अब देखो मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव कराने वाली हूँ, जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये फॉर्मूला बताऊंगी अब मैं आपको। देखो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट B बना रहा है, मैंने इस तरह से अज्यूम करके चला। अगर मान लीजिए इफ अगर A की जो कंसंट्रेशन है, अगर A की जो कंसंट्रेशन है T1 टाइम पर x1 मान ली जाए, T1 टाइम पर x1 मान ली जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 10 बजे हमारे पास 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A प्रेजेंट है और 11 बजे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके यूज हुए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं, 10 में से 2 माइनस करोगे ना, इसी तरह से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए T1 टाइम पर A के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं या A की कंसंट्रेशन कितनी है, x1 है। मान लीजिए यहाँ पे if the concentration of A at
T1 टाइम इंटरवल, at T1 टाइम, at टाइम T1 या इन अ टाइम इंटरवल T1 कितनी हो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन अगर x1 मोल पर लीटर मान ली जाए, x1 मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर इसकी यूनिट है कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर मान ली जाए, मोल पर लीटर मान ली जाए, और आफ्टर T2 टाइम उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, x2 मोल पर लीटर हो जाएगी। आगे लिखिए, इसमें आगे लिखिए, आफ्टर and after T2 time, after time T2 या after time interval T2, इस तरह से लिखो, after time interval T2 it will decrease x2 मोल पर लीटर, x2 मोल पर लीटर, then rate of reaction। अब हम देखो यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि मान लीजिए T1 टाइम पर A की कंसंट्रेशन x1 है, हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, टाइम T2 पर पहुंच गया और T2 टाइम पर पहुंचने के बाद A की कंसंट्रेशन x2 हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कि क्रिया का जो वेग होगा वो हमारे रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में कितना होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है हमारा कितना सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन के रेट के लिए, ठीक है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, ये कितना होगा, ये आपका होगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, क्या चीज है। अब देखो पहले हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, x1 है, फिर हमारी कंसंट्रेशन कितनी जा रही है, x2 जा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे और अपॉन में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 करेंगे। अब देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्या बताती हूँ वो चीज, कि आपकी जो रिएक्टेंट की रेट ऑफ कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज नेगेटिव आएगी। अब ये नेगेटिव का साइन क्यों है, नेगेटिव का साइन क्यों है, पहले इतना लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्किप मत करना, इसको नोट करते चलो, साथ साथ जो चीज मैं बता रही हूँ वो लिखते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लगाया, इसका भी एक रीजन है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, रिएक्टेंट से बना रहे हैं, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं क्या उसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होती है, कैसे, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, पानी में नमक डाल रहे हैं, नमक घोल रहे हैं हम पानी में, तो हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको मिक्स कर दिया, क्या नमक की कंसंट्रेशन कम हुई या नहीं हुई, वैसे तो वो उसमें घुल जाता है, प्रोडक्ट आपका एक ही बनता है, लेकिन कंसंट्रेशन कम हुई है ना, नमक की मात्रा पानी के हिसाब से कम हो गई है ना, तो इसीलिए क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज कम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है। और वहीं जब हम प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव में होगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो आपका बनता है और जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें प्राप्त हो रही है, वो हम क्या करते हैं, उसे हम पॉजिटिव में शो करते हैं, जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हम नेगेटिव में शो करते हैं, ठीक है। यही एक रीज़न है कि हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो ऑलवेज डिक्रीज होती है प्रोडक्ट बनाते टाइम, इसलिए वी विल शो इट द नेगेटिव साइन विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बी के लिए दिखाऊंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए,
चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, आप पैराग्राफ चेंज करके दोबारा से लिखोगे। अगर हम क्या लें, प्रोडक्ट बी के बारे में बात करें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T1 इज x1 मोल पर लीटर एंड टाइम आफ्टर टाइम इंटरवल, एंड आफ्टर भी लिखना बेटा, आफ्टर टाइम इंटरवल T2 इट विल डिक्रीज टू x2 मोल पर लीटर। और अगर आफ्टर टाइम इंटरवल क्या हो जाए, x2 मोल पर लीटर, या फिर ये भी लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डस्टर कहाँ है, कैसे लिख सकते हो इसको, सिमिलरली करो और नीचे लिख दो सिमिलरली। ये तो निकालना आ ही गया है आपको कि कैसे निकालते हैं। सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction with respect to product B कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ में आ गई इतनी बात। और ये किस में होती है, पॉजिटिव साइन में होती है, समझ में आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए नेगेटिव आएगी और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, ये हो गई आपकी डेरिवेशन। अब देखो इसमें मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला लिखाने वाली हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो जो मैं ये चेंज है ना, इसको मैं डेल्टा में शो करूंगी। अब फिजिक्स वाले बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ये डेल्टा में क्यों शो करते हैं, क्योंकि चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस चेंज को हम डेल्टा से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या फिर आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल x ओवर डेल t। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अगर आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, तो आप डेफिनेशन लिखोगे और ये फॉर्मूला लिख कर आओगे। ठीक है, और अगर आपसे ये शॉर्ट में आता है या शॉर्ट नोट में आता है तो आपको इसका पूरा डेरिवेशन भी देना होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई इतनी बात। अब मैं इसके बाद आपको इसकी यूनिट भी बताने वाली हूँ, यूनिट भी लिख लो इसकी चाहो तो साथ साथ। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट कैसे निकालोगे इसकी, यूनिट इसी फॉर्मूले से निकलेगी आपकी। इससे यूनिट इकाई कैसे निकलेगा, ये आपका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है, ये होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल पर लीटर। और टाइम का क्या होता है, टाइम आपका किस में आता है, टाइम आपका टाइम में आता है या सेकेंड मिनट्स में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अब देखो इसको आपको फ्लिप करना आता ही है, इसके अपॉन में 1, ये इसके इनटू में, ये इसके इनटू में, तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हो गई इसकी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो गई। अब इसके बाद मैं आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन कराऊंगी। ये आपका एक वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में भी आता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब यहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है। अब देखो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया, अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दिए गए हों। देखो अभी जैसे हमने जो अभी आपको रूल पढ़ाया था उसमें हमने रिएक्शन ये ली थी, इस तरह से ली थी। अगर हम रिएक्शन इस तरह से ले लें, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट P है, A प्लस B और यहाँ से आपका बन रहा है प्रोडक्ट C, तब आप उसका रेट कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए दिया गया है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि अगर मोर देन वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अगर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ये कह सकते हो कि किसी भी एक रिएक्शन में
ज़्यादा या और ज़्यादा मॉलिक्यूल, या ये कह सकते हो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तब उस रिएक्शन का जो रेट होगा, गति होगी, वो डिपेंड करेगी किस पर? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। किन की कंसंट्रेशन? हमारे रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। किस तरह से? देखो मैं बताती हूँ आपको। फिलहाल ये देखो, ये तो आपको पहली बात पता ही है, अकॉर्डिंग टू इट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। ये तो आपको पता ही है कि आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो मैंने आपको पहले डिराइव करके बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट पर कैसे डिपेंड करेगी अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दे दिए जाए। मान लो यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारी कुछ इस तरह से, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, जिससे आपका प्रोडक्ट बन गया सी, या प्रोडक्ट मान सकते हो पी, आपकी मर्जी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ए जो आपका रिएक्टेंट है ना आपका ए, और बी की प्रोडक्ट के ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये n नंबर ऑफ मॉल्स किसके लिए लगाए हैं? n आपके लिए लगाए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपके 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 है तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इस तरह के लिए मैंने ये यहाँ पर n लगाए हैं। इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कराएंगे। फिलहाल ये समझो, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दे दिए जाएं तब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? आप यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो जब तक प्रोपोर्शनल का साइन ना हट के इक्वल आ जाए तब तक तो हमें इसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, जो आपका क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर n b की पावर n, where k is equal to rate constant of the reaction, rate constant of the reaction। क्लियर इतनी बात? ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब आप। फिर आपको एक चीज और बताते हैं इसमें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो इसमें आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो इसमें आगे, अगर हम यहाँ पर क्या करें, हमारा रिएक्टेंट अगर हम 1 मोल पर लीटर ले लें, अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू 1 रख दें, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? K के इक्वल आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। इसमें लिखिए इफ द रिएक्टेंट या इफ द कंसंट्रेशन, इस तरह से लिखिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, A ब्रैकेट में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में, A एंड B इज 1 मोल पर लीटर। कितनी ले ली जाए? 1 मोल पर लीटर ले ली जाए। मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, मोल पर लीटर। देन द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसके बाद इसको यहाँ पर लिख रही हूँ, देन रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा? K के इक्वल होगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में लिखाऊंगी अब, जिन फैक्टर्स को आपका रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो किस तरह से वो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जैसे आपका टेम्परेचर अगर हम कम ज़्यादा कर दें तो रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कैसा, कैटलिस्ट अगर ऐड करेंगे तो किस तरह से वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको फैक्टर्स लिखाऊंगी अब आपको, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो।
देखिए इसमें आगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। पहले मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद अपना थोड़ा सोचना, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। मैं आपको अब तक का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बताऊं, अगर हम किसी भी बॉल में क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, या ये कह सकते हो कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, या कह सकते हो कि एक बर्तन लिया हमने, उसमें पानी रखा, फिर उसको गैस पे रख दिया, उसको गैस पे रखने के बाद क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। तो टेम्परेचर मिलने पर क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो फिर वहां से क्या होगा, पानी में गति हो जाएगी, या ये कह सकते हो कि पानी जल्दी बॉईल होगा। ठीक इसी तरह से आपका टेम्परेचर जो होगा, रेट जो होगा रिएक्शन के रेट पर भी इफेक्ट डालेगा। आप देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स आपके मूव करने लगेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। जितने ज्यादा वो एक दूसरे से टकराएंगे उनमें कॉलिजन होगा, कॉलिजन टकराना होता है, टक्कर होता है। जितना उनमें कॉलिजन होगा उतना उसके रिएक्शन के रेट में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको पूरा फैक्टर नहीं लिखा रही हूँ, उसका एक कॉमन रीजन ये है कि आपको जो मेन चीज है ना वो यही है, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज, लिख लीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, if we increase the temperature of reaction, then kinetic energy between the molecules of reaction, kinetic energy between the molecules of reaction या molecules of reactant will increase, then the collision between reactant molecule will also increase. Hence, या ये कह सकते हो, that's why as we increase the temperature, the rate of reaction will also increase. As we increases the temperature, the rate of reaction will also increase. क्लियर है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ से किसके लेकर बात कर रहे हैं, हम प्रेशर को लेकर बात करेंगे, तो हम एक तरफ प्रेशर रखेंगे, दूसरी तरफ हम क्या कर देंगे, बाकी की चीजें पहुंचा देंगे। देखो, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो, जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका प्रेशर भी कांस्टेंट ना हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ना हो। हमें जब किसी एक फैक्टर के बारे में बात करनी है तो दूसरा वेरिएबल फैक्टर को हमें कांस्टेंट करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, जब हम टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, एक जगह स्थिर कर दें, तब ये किसके इक्वल होगा, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V। मैंने ये R का साइन जो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट होता है, इसको मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से दिखा दिया है, ठीक है। तो ये N अपॉन V के इक्वल आ जाएगा। P जो होगा डिपेंड करेगा, या प्रेशर होगा डिपेंड करेगा N अपॉन V। N अपॉन V किसकी यूनिट होती है, बताओ, कंसंट्रेशन की। अरे भाई, मोल पर लीटर,
मोल, मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। लीटर, लीटर वॉल्यूम होता है। लीटर V ये किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन के इक्वल होता है ना। तो यानी कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की उतना ज़्यादा उसका प्रेशर भी होगा। मतलब क्या है? मतलब इसका बिल्कुल क्लियर है। देखो पहले इतना लिखो, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कंसंट्रेशन। अब देखो इतनी बात, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, जब हम किसी भी कंटेनर में, आपने एक कंटेनर, मान लो एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर गैस भर दिया आपने, उसके ऊपर से लिड लगा दी, ढक्कन लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं? मान लीजिए ये मेरे हाथ पे यहाँ पे कोई कंटेनर रखा है, उसके अंदर गैस है और ढक्कन लगा दिया है। मैं उसको ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ तो गैस क्या होगी? नीचे को दबेगी। प्रेशर ज़्यादा होने पर गैस नीचे को दबेगी और उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो इसका मतलब उनमें क्या होगा? उनमें कॉलिजन ज़्यादा होगा। कॉलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे से टकराने के बाद इधर उधर डायरेक्शन में मूव करेंगे। इधर उधर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कॉमन एग्जाम्पल लूँ, ट्रेन्स में जो सफ़र किया जाता है उसमें क्या होता है? एक छोटे से बॉक्स में बहुत सारे पैसेंजर घुसा दिए जाते हैं, फिर उनमें बाहर से अगर प्रेशर लगाते हैं तो अंदर क्या होता है? धक्का मुक्की हो जाती है ना। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, जब बाहर से प्रेशर लगाएंगे अंदर के मॉलिक्यूल्स में कॉलिजन होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए ये आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर बताएंगे आपको। इसी तरह से इसमें आप वो भी लिख सकते हो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। सेम यही रीजन लिखा जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, कॉलिजन बढ़ता है, कॉलिजन बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे लिखो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। क्या लिखोगे? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लिखोगे। अब मैं आपको बताऊं कैटलिस्ट का काम क्या होता है। आपको ज्यादातर बच्चों को तो पता होगा कैटलिस्ट जो होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये चीज़ आपका एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था ये। देखो एक बच्चे ने कहा कि नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे तो ये उससे पहले कंप्लीट हो जाए। अब देखो आपका क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है अभी, तो उसमें नवंबर में एग्ज़ाम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी आपके पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने के अंदर ये छोटी सी बुक क्या आपकी कंप्लीट नहीं होगी? तो आप कोर्स की टेंशन ना लो, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अब आपको फोकस करना है सिर्फ इस चीज़ पे कि आपको क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है और आपको कितनी समझ में आ रही है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारी टेंशन आप छोड़ दो, बाकी सारा काम हमारा है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे आपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। अब मैं आपको कैटलिस्ट के बारे में बताऊं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन को कराना। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हमारी स्लो चल रही है, हम उसमें क्या करते हैं? कैटलिस्ट मिलाते हैं, वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैटलिस्ट आपका एज इट इज रिमूव हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैटलिस्ट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है आपका पॉइजन कैटलिस्ट। कैसा होता है? एक होता है आपका पॉइजन कैटलिस्ट। अब देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो आपकी रिएक्शन को फास्ट कराते हैं और पॉइजन कैटलिस्ट में वो आते हैं जो आपकी रिएक्शंस को बिल्कुल बंद करा देते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम किसी भी रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड ऑन करेंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा और वहीं जब हम किसी रिएक्शन में पॉइजन कैटलिस्ट डाल देंगे तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से लिख लूँ, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन विद नेगेटिव कैटलिस्ट या पॉइजन कैटलिस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक और फैक्टर बताऊंगी। वो फैक्टर है आपके रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट की नेचर का। ये जो फैक्टर है आपका, ये आपका बिल्कुल मैच करता है हमारे कल वाली क्लास से। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कल वाला जो पहला लेक्चर था उसमें फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन पढ़ी थी ना, वो पढ़ना पहले। अब देखो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं लिया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब देखो इसमें आगे
अब मैं आपको बताऊंगी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से इफेक्ट डालता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट इस तरह से इफेक्ट डालता है, अगर मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने हमारा आयनिक कंपाउंड लिया। कैसे कंपाउंड लिए? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आपके क्या होते हैं, आयंस इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयंस में ब्रेक होते हैं जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जब इसमें आयंस बिल्कुल ठीक से बन रहे हैं, प्रॉपरली बन रहे हैं, तो रिएक्शन का रेट भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स ले लेते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, आयंस इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। जब आयंस ही अच्छे से नहीं बनेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। अगर आप ये फैक्टर लिखना चाहते हैं तो इसके आगे 4 या 5 जो भी आपका पॉइंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट डाल के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अगर आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होगा, इनआयनिक कंपाउंड, या फिर आपके रिएक्टेंट कैसे लिए जाएंगे? ऐसे लिए जाएं जिनमें आयनिक बॉन्ड बनते हो, वो आपके रिएक्टेंट क्या करेंगे? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे। वहीं इसके अपोजिट अगर हम रिएक्टेंट वो ले लें जिनमें आपके कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। रीजन आपको पता है, रीजन ये है कि आयनिक बॉन्ड आयंस बनाते हैं, जितने प्योर आयंस बनेंगे उतनी अच्छी आप दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर पाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ फैक्टर्स जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसके बाद है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। ऑलरेडी ये 36 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। अब इसमें अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही मैसेज किया करो, ठीक है। और अगर अदर चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी आपके अदर क्वेश्चंस हुआ करे ना कि क्लास है, टाइमिंग क्या है, सिलेबस मैच कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पर मैसेज किया करो, जो भी आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है इनसे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, आईडी बनाना उस पर अपनी और सर्च करना उस पर फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिलेगा जहां पर आप क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइमिंग आपको पहले दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।